हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से जो अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, परागण, निषेचन, भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से जो है इससे पिछले वीडियो तक अपन ने निषेचन की बात कर ली थी और कल अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो बताया था कि नावासियन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने निषेचन की खोज की थी और मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। आज अपन जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो निषेचन का महत्व है। जो निषेचन है उस निषेचन का महत्व क्या होता है। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अपने पास ये भ्रूण कोश था, इस भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का क्या था, युग्मक था, मतलब कोशिकाओं का संयोजन था। तो जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाती है तो एक संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे क्या कहते हैं अपन, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, उस संरचना को युग्मनज कहते हैं। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ आपको कि इस निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ कि निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इससे पहले आपको इस वाले जो बिंदु है, ये वाला भ्रूण कोश है, इसमें मैंने 8 कोशिकाओं का समूह बताया था और 7 केंद्रक बताया था। मैंने यहाँ आपको ध्रुवीय कोशिका बताया था। ठीक है ना, केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका की बात करते हैं। और कल मैंने आपको बताया निषेचन जब होता है कि यहाँ से जब पराग नलिका यहाँ इसके अंदर प्रवेश कर रही थी तो एक नर युग्मक यहाँ जा रहा था और एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से जुड़ रहा था कि नहीं जुड़ रहा, मतलब जब एक अंड कोशिका से नर युग्मक का संलयन हो रहा था, जुड़ रहा था, तो उससे अपन ने सत्य निषेचन कहा था। और जो दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय कोशिका से जुड़ रहा था तो उसको अपन त्रिगुणित केंद्रक, त्रिसंलयन कहा था और एक नाम और दिया था, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। क्या नाम दिया था, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। इससे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक नाम दिया था इस जो बीच वाली संरचना। तो देखिए क्या होता है कि इसके द्वारा अपन को द्विगुणित भ्रूण कोश, ये कौन सा होगा, द्विगुणित प्रकार का भ्रूण कोश होता है। तो अपन को द्विगुणित भ्रूण कोश का पता चलता है, द्विगुणित भ्रूण कोश प्राप्त होता है किससे, निषेचन से। तो मैं यहाँ लिख सकते हैं अपन निषेचन की क्रिया से द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद में यदि मैं थर्ड पॉइंट लिखना चाहूं तो देखिए क्या होगा कि यदि मैं निषेचन की जो क्रिया है इसको अपनी तरीके से कराना चाहूं, मैंने आपको एक बात ये बताई कि क्या होता है, जैसे अपन ने परागण की क्रिया पढ़ी थी ना,
तो उसमें कृत्रिम परागण भी होता है। क्या होता है? कृत्रिम परागण भी होता है। अपने टॉपिक में था ही नहीं तो अपन ने बताया नहीं वो बात, लेकिन क्या होता है? कृत्रिम परागण होता है। कृत्रिम परागण का मतलब होता है अपन खुद उस क्रिया को करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? कि दो प्रकार की, एक तो विपुंसन होता है। क्या होता है? विपुंसन होता है और एक स्थलीकरण होता है। तो अपन बात करेंगे विपुंसन की। तो विपुंसन में क्या होगा? यदि अपने पास पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में स्थित है तो अपन क्या कर देते हैं, जो पुंकेसर है उस पुंकेसर को हटा देते हैं। कैंची से क्या कर देते हैं? उस पुंकेसर को काट देते हैं और फिर उसको अपन थैली से ढक देते हैं या फिर किसी कपड़े से आवृत कर देते हैं उस पुष्प को, ताकि क्या हो, किसी भी माध्यम से अब कोई भी परागकण उस वृत्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाए। फिर क्या करूंगा मैं? जिस पुष्प का चाहूंगा कि मतलब इसका अच्छा वाला परागण है, उस पुष्प को, उस परागण को लेकर उस वृत्तिकाग्र पर मैं डाल दूंगा। तो जो ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न करवाई जा रही है? मेरे द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ, ये किसी के द्वारा संपन्न की जा रही है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो कृत्रिम परागण कहलाती है। तो क्या हुआ कि कृत्रिम परागण करवा दिया और उसके द्वारा मैं मन चाहे जैसी संतति पैदा कर सकता हूँ। मान लो कि किसी में क्या थे कि किसी के जीन में खराबी थी और उस जीन को सुधार करके उसके अंदर निषेचन की क्रिया करके एक नई संतति का निर्माण कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा? डीनिषेचन की क्रिया के दौरान गुणसूत्रों में सुधार करके एक नई संकर संतति पैदा की जा सकती है, एक नई संकर किस्म पैदा की जा सकती है। किसके द्वारा? डीनिषेचन की क्रिया के दौरान। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्या डीनिषेचन से गुणसूत्रों में सुधार करके एक नई किस्म, एक नई संकर किस्म पैदा की जा सकती है। पैदा की जा सकती है। तो ये हो गया अपना डीनिषेचन का महत्व। इससे आगे अपन भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, अब अपन ने क्या करेंगे, यहाँ भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे। तो भ्रूण कोश यहाँ हेडिंग लगाते हैं अपन, और देखिए मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो भ्रूण कोश होता है ये दो प्रकार के अपन प्लांटी जगत में देखा था। एक तो आवृत बीजी जिन्हें अपन एंजियोस्पर्म कहते हैं, और एक अनावृत बीजी जिन्हें अपन जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो जो आवृत बीजी पादप है ना, उन आवृत बीजी पादपों में जो भ्रूण कोश बनता है वो निषेचन के बाद बनता है, इसलिए वो द्विगुणित होता है। कौन सा होता है? द्विगुणित होता है। और जो अनावृत बीजी है, मतलब जिम्नोस्पर्म है, उनमें क्या होता है कि जो भ्रूण कोश बनता है वो निषेचन से पहले ही बन जाता है, इसलिए उनमें भ्रूण कोश अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है, मतलब एक केंद्र वाला होता है। तो मैं यहाँ आवृत बीजी पादपों का प्रमुख लक्षण है कौन सा? भ्रूण कोश। और
इसमें निषेचन की क्रिया के दौरान तो क्या होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। तो मैं आवृतबीजी पादपों की बात करूं, इसकी आवृतबीजी पादपों की बात करूं, पादपों में 3 प्रकार के भ्रूण कोश पाए जाएंगे। कितने प्रकार के? 3। देखिए, आवृतबीजी पादपों में क्या होता है, 3 प्रकार के भ्रूण कोश पाए जाते हैं। पहला जो भ्रूण कोश होता है वो क्या होता है, केंद्रीय प्रकार का भ्रूण कोश होता है। अपन ने आवृतबीजी पादपों में क्या देखा था कि ये जो होता है भ्रूण कोश होता है, और इस भ्रूण कोश के मध्य ये ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका होती है, जिसे अपन प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। अब क्या होगा, इस प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक के अंदर लगातार विभाजन होता है, और लगातार विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और ये सभी जो केंद्रक है इस परिधि की ओर आकर, ये जो है ये लाइन है, इस लाइन की ओर आकर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। बैठ गए। अब इन केंद्रकों को जैसे ही ये इसकी ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसके चारों तरफ से एक आवरण या एक लेयर का निर्माण हो जाता है। इसके चारों तरफ से क्या हो जाता है, एक लेयर का निर्माण हो जाता है, जो ये लेयर क्या करती है, इन केंद्रकों को परिधि की ओर डाटे रखती है, और बीच में एक खालिस्तान बन जाता है, जिसे अपन रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो केंद्रक होता है वो, सॉरी, इस प्रकार का जो भ्रूण कोश होता है वो केंद्रीय प्रकार का भ्रूण कोश होता है। इस प्रकार का केंद्रीय प्रकार का भ्रूण कोश होता है, और इस भ्रूण कोश में सभी केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित होकर बीच में एक रिक्तिका बन जाती है, जैसे नारियल का पानी। नारियल का जल या पानी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये नारियल का जो सरल प्रकार का भ्रूण कोश है वो किस प्रकार का उदाहरण है, केंद्रीय भ्रूण कोश का उदाहरण है। ये भी एक बार पूछा गया सवाल है कि नारियल का पानी या नारियल का जो तरल पदार्थ है वो किस प्रकार के भ्रूण कोश को प्रदर्शित करता है। तो किस प्रकार के भ्रूण कोश को प्रदर्शित करता है, केंद्रीय प्रकार के भ्रूण कोश को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये जो सभी केंद्रक है ये क्या होते हैं, एक कोशिका द्रव्य में फैले हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, एक कोशिकीय प्रकार के द्रव्य में फैले, कोशिका जो द्रव्य प्रकार का जो द्रव्य होता है उसमें फैले हुए रहते हैं। इसलिए इस भ्रूण कोश को अपन द्रव्य भ्रूण कोश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, नोट करके क्या लिखोगे, केंद्रीय भ्रूण कोश को द्रव्य भ्रूण कोश के नाम से भी जाना जाता है। क्या लिखेंगे अपन यहाँ नोट करके, नोट किया अपन ने, और केंद्रीय भ्रूण कोश को द्रव्य भ्रूण कोश, द्रव्य तरल दोनों लिख सकते हो आप, ये लो तरल लिखो।
जाना जाता है। अब दूसरा जो भ्रूण कोश होगा अपना बी वाला, उसको अपन बोलेंगे कोशिकीय भ्रूण। क्या बोलेंगे? कोशिकीय भ्रूण कोश। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश क्या होता है। तो अपन ने इस क्लास में बात की किसके बारे में? प्राथमिक भ्रूण कोश के बारे में। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बोला जा गया इसको। ध्रुवीय जो बिल्कुल सेंटर में स्थित है, इसको क्या बोला गया? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। तो क्या होता है, अब की बार इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश में विभाजन होगा और विभाजन होकर इसके प्रत्येक जो केंद्र के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। वहां जो पिछले में अपन ने देखा था, तो पिछले में जो केंद्रक थे वो सभी केंद्रक साइडों में व्यवस्थित हो गए थे, लेकिन यहाँ के जो केंद्रक है उन सभी केंद्रकों के चारों तरफ से कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ जैसे मैं बात करता हूँ, ये इस प्रकार के केंद्रक बने हैं और इस प्रकार के केंद्रकों के चारों तरफ से क्या हो जाता है? कोशिकीय भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होता है, कोशिकीय भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिकीय भित्ति के निर्माण के साथ साथ इस प्रकार के भ्रूण कोश में क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूण कोश में चूसांग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चूसांग बन जाते हैं। चूसांग इसलिए बनते हैं कि इस प्रकार के जो है भ्रूण कोश, इसमें अवशोषण करने के लिए, अभी में कोई इतना तरल पदार्थ तो बचा नहीं है, चारों तरफ से किसका निर्माण हो गया? कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। तो क्या होता है, ये चूसांग भ्रूण कोश से क्या करेंगे? भ्रूण कोश से अपने पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अपने पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो कोशिकीय प्रकार के भ्रूण कोश में वही प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में विभाजन होगा और प्रत्येक विभाजन से बने केंद्रक के चारों तरफ से कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और कोशिका भित्ति के साथ साथ इनमें चूसांगों का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या करते हैं? ये पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो ये प्रकार का जो भ्रूण कोश है वो कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश है। अब मैं आगे बात करते हैं जिससे सी कौन सा है? ये है अपना हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोश। तो देखिए क्या होगा इस हेलोबियल प्रकार के भ्रूण कोश में कि ये जो है ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है। इस प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में दोनों प्रकार का विभाजन होता है। जैसे अपन ने बात की किस प्रकार का? एक तो केंद्रीय प्रकार का और एक होता है कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश। दोनों प्रकार के भ्रूण कोश बनते हैं जिसमें दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में विभाजन हुआ और आधे केंद्रकों के चारों तरफ तो कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और बाकी की आधी जो कोशिकाएं हैं उनके चारों तरफ से कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। कह सकते हैं कि हेलोबियल जो प्रकार का जो भ्रूण कोश है उसमें कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश भी पाया जाता है और केंद्रीय प्रकार का भ्रूण कोश भी पाया जाता है। तो आप सभी को ये यहाँ तक याद करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन भ्रूण का परिवर्धन देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना भ्रूण का परिवर्धन। फिर इससे आगे अपन एक जो वीडियो है उसमें चैप्टर फिनिश करके उसके क्वेश्चन आंसर देंगे। धन्यवाद। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए।